उसी टाइम पे जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा है उसके बाद न्यूरुलेशन या फिर गट फॉर्मेशन ये सब टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। तो न्यूरुलेशन है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब से हमारा क्या क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा और स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज बनेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किससे बनेगा, न्यूरल ट्यूब से, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सबसे ऊपर होती है हमारी एक्टोडर्म, ठीक है, बीच में हमारी आएगी मीजोडर्म और अंदर की तरफ होती है एंडोडर्म, और बीच में आपकी मीजोडर्म है। मीजोडर्म में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हमने बनाया था नोटोकॉर्ड। क्या बनाया था, नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये मिडलाइन मीजोडर्म, मिडलाइन मीजोडर्म सजे उसमें कोर्नल सेक्शन में अगर हम बात करें तो कोर्नल सेक्शन में जब हमने देखा था तो कैसा दिखता था, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था हमने एम्ब्रियो का। उसमें जो कॉर्डल है, सिफेलिक एंड है, सिफेलिक एंड पे हमारा सबसे पहले बनता है प्रोकॉर्डल प्लेट। किससे बनती थी प्रोकॉर्डल प्लेट, हाइपोब्लास्ट से, ठीक है। फिर कॉर्डल एंड पे हमारा क्या बनता था, टेल एंड पे बनती थी हमारी प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होती है, एपिब्लास्ट से बनती है, ठीक है। और प्रिमिटिव स्ट्रिक बनने के बाद ही क्रेनियो कॉर्डल एक्सिस बनती है। तो ये हेड, ये क्रेनियल एंड हो गया और ये कॉर्डल एंड हो गया, ठीक है। अब इसी में जो मिडलाइन मीजोडर्म होगी वो यहाँ पे बनेगी, ये इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किससे बनती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक से बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो किससे बनेगी, प्रिमिटिव स्ट्रिक, या फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, एपिब्लास्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं और यही हमने डिस्कस किया था। तो मिडलाइन मीजोडर्म हमारी होगी नोटोकॉर्ड, ठीक है। बस दो, एक ये वाली एक्सेस में डायग्राम समझना है और एक इस वाली एक्सेस में डायग्राम समझना है। तो नोटोकॉर्ड दिख गई, एंडोडर्म दिख गई और एक्टोडर्म दिख गई जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नोटोकॉर्ड है ये सिग्नल करती है, यहाँ से सिग्नल भेजेगी किसको, एक्टोडर्म को, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म क्या करेगी, ये यहाँ पे थिकनिंग शुरू हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म। और ये जो थिकंड एक्टोडर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरो एक्टोडर्म। तो थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म से ये बनेगी न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म बोलेंगे मतलब इस एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनेगी, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। जो बाकी की एक्टोडर्म बच गई उसको क्या बोलेंगे, सरफेस एक्टोडर्म। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस एक्टोडर्म। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि न्यूरो एक्टोडर्म क्या होती है, सरफेस एक्टोडर्म क्या होती है, नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो वो क्लियर करने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है ये किससे बन रही है, नोटोकॉर्ड के सिग्नलिंग से। तो न्यूरो एक्टोडर्म बनने से पहले जो थिकंड एक्टोडर्म है उस वो बनाती है न्यूरल प्लेट। तो सीक्वेंस क्या होगी, न्यूरल ट्यूब बनने की सबसे पहले बनता है न्यूरल प्लेट। जब न्यूरल प्लेट बन जाती है इसको हम बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। जैसे ही न्यूरल प्लेट बनेगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन्वेजिनेशन, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूरो एक्टोडर्म। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल फोल्ड, न्यूरल फोल्ड और न्यूरल पिट। और धीरे धीरे ये जब इन्वेजिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ऊपर से सुपरफिशियल एक्टोडर्म बन जाएगी और यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। तो पहले थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन, फिर न्यूरल फोल्ड बनता है और फिर लास्ट में न्यूरल ट्यूब बन जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बच्चों, यस सर। ओके। अब एक चीज मैंने लास्ट टाइम में बताई थी, फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा। जैसे ये सरफेस एक्टोडर्म होगी, ठीक है, और ये आपकी न्यूरल ट्यूब की फोल्डिंग होगी,
ठीक है, तो जो सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरो एक्टोडर्म का जंक्शन होता है, यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल बनती है, होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल कहाँ डेवलप होती है? एट द जंक्शन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म एंड न्यूरो एक्टोडर्म। तो फाइनली जब ये पूरा न्यूरल ट्यूब बनेगा तो ऊपर से सरफेस एक्टोडर्म ऐसी हो जाएगी, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब तो यहाँ बन ही गई है। न्यूरल ट्यूब को सिग्नल कौन कर रहा है? मेरा ईयरफोन दे दे पहले, मुझे क्लास करनी है। प्रणव म्यूट करो भाई। सॉरी 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 सर। तो हाँ, तो सरफेस एक्टोडर्म थी, ये ग्रीन में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स दिख रही हैं, रेड में न्यूरल ट्यूब है, और नीचे हमारी थी नोटोकॉर्ड, ये हमारी नोटोकॉर्ड जो सिग्नल कर रही थी, और अंदर की तरफ हमारी है एंडोडर्म, लाइक दिस। ठीक है, और अब ये न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड, इसको कौन सराउंड करती है? हमारी मेसोडर्म, ये है पेरेक्सियल मेसोडर्म। ओके, पेरेक्सियल मेसोडर्म के बाद फिर बीच में आएगी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और सबसे लास्ट में आएगी लेटरल मेसोडर्म। ऐसे ही यहाँ पे पेरेक्सियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल मेसोडर्म। तो ऐसा डायग्राम कभी आ जाए बाय चांस, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो आप आराम से बता सकते हो ये क्या है एक्टोडर्म, ये क्या है एंडोडर्म, ठीक है, ये क्या है न्यूरल ट्यूब, ये क्या है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये क्वेश्चन आता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या बनता है? तो हमारी जो फेरेंजियल आर्चेस होती हैं, ठीक है, वो क्या किससे बनेंगी? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो जितने भी मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, या फिर फेरिंग्स की मसल्स है, या लेरिंग्स की मसल्स हैं, ये सब यूजुअली किससे बनती है? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ठीक है, तो इजी टू रिमेम्बर, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो इजीली। टंग किससे बनती है? टंग बनती है ऑक्सीपिटल सोमाइट से। तो ऑक्सीपिटल सोमाइट किसका पार्ट होता है? पेरेक्सियल मेसोडर्म का। ठीक है, वर्टिब्रा किससे बनती है? पेरेक्सियल मेसोडर्म। मैंने लास्ट टाइम बताया था पेरेक्सियल मेसोडर्म के 3 टाइप होते हैं, स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड डर्मेटोम, बताया था ना, बस वही चीज है। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, ये एक बार अपना रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो लास्ट टाइम का क्या था। अब ये यही स्ट्रक्चर है पूरा एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का, इसी से सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो मैंने बताया, ये इनको फोर्थ जर्म लेयर भी बोलते हैं, फोर्थ जर्म लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरल क्रेस्ट, ये न्यूरल ट्यूब के साथ बनती हैं। दीज आर एक्चुअली में माइग्रेटरी सेल्स। कहां से बनते हैं ये? एट द जंक्शन ऑफ सरफेस एक्टोडर्म एंड न्यूरो एक्टोडर्म के जंक्शन से, जंक्शन से डेवलप होते हैं। ठीक है, इनको हम मीसेनकाइमल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसेनकाइमल सेल। ठीक है, तो ये थोड़ा न्यूरल क्रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। और न्यूरल क्रेस्ट से क्या बनती है हमारी? फेरिंजियल आर्चेस। फेरिंजियल आर्च जो बनती है वो भी हमारी न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनती है। तो ये न्यूरलेशन का आई होप सबको समझ में आ गया। तो जब न्यूरल ट्यूब बनती है तो न्यूरल ट्यूब के 2 एरिया होते हैं, एक सर्वाइकल एरिया में होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल न्यूरोपोर, और उसको दूसरा नाम बोलते हैं क्रेनियल न्यूरोपोल। क्रेनियल न्यूरोपोल मतलब वो न्यूरल ट्यूब का होल जो क्रेनियली प्रेजेंट होता है, और वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है? सर्वाइकल में, सिफेलिक में नहीं, सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है। और इसी न्यूरल ट्यूब का दूसरा पोर किधर होगा? कॉर्डल एरिया में होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डल न्यूरोपोल। कॉर्डल न्यूरोपोल। सो न्यूरल ट्यूब बनी जो अभी,
उसका एक होल सर्वाइकल की तरफ है जिसको बोलते हैं क्रेनियल न्यूरोपोर, एक होल नीचे की तरफ होगा लंबर साइड में, सेक्रल साइड में, उसको बोलेंगे कॉर्डल न्यूरोपोर। अब ये दोनों न्यूरोपोर टाइमली क्लोज होना जरूरी है, तभी एक एनक्लोज्ड कैविटी, मतलब तभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो पाएगा। अगर क्रेनियल न्यूरोपोर बंद नहीं हुआ तो ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, अगर कॉर्डल न्यूरोपोर नहीं डेवलप हुआ तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं डेवलप हो पाएगी। और आपको पता होगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो मेनिंजेस होती है वहां पे सीएसएफ फ्लो करता है। अगर वो होल ही बंद नहीं होगा, ये न्यूरोपोर बंद नहीं होगा, तो सीएसएफ लीक होता रहेगा, और सीएसएफ लीक होगा तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इनके डिफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि अगर ये क्रेनियल न्यूरोपोर या कॉर्डल न्यूरोपोर डेवलप नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में क्या चीज होगी। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियल न्यूरोपोर, ठीक है। फर्स्ट क्रेनियल न्यूरोपोर, पहले क्रेनियल न्यूरोपोर ही बंद होता है, कौन से दिन पे होता है? 25th डे पे क्लोज होता है, 25th डे पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर इट फेल्स टू क्लोज, इफ इट फेल्स टू क्लोज तो क्या होगा? अगर ये क्लोज नहीं हो पाता है तो मैंने बताया कि क्रेनियल न्यूरोपोर अगर बंद नहीं होगा तो यहां से क्या डेवलप होने वाला है? आपका ब्रेन, ब्रेन नहीं बन पाएगा, और ब्रेन नहीं बनेगा उस कंडीशन को बोलेंगे एनएनसेफेली। आपका सर ही नहीं बन रहा, जिस पेशेंट में सर ही नहीं बन रहा उसको क्या बोलेंगे? एनएनसेफेली। तो एनएनसेफेली किस कंडीशन में देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलेगा? अगर क्रेनियल न्यूरोपोर बंद नहीं हो पाया तो, ठीक है। क्रेनियल न्यूरोपोर कब बंद हो जाना चाहिए? 25th डे पे हो जाना चाहिए। अगर 25th डे पे बंद हो गया तो जो क्रेनियल न्यूरोपोर है उसका एक रेमिनेंट होता है। रेमिनेंट मतलब जब फुल ग्रोथ हो गई तो एक चीज वहां पे रह जाएगी, उसको बोलते हैं रेमिनेंट। तो वो जो रेमिनेंट चीज है क्रेनियल न्यूरोपोर की, उसको बोलते हैं रेमिनेंट ऑफ क्रेनियल न्यूरोपोर। इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। रेमिनेंट ऑफ क्रेनियल न्यूरोपोर को बोलते हैं लमाइना टर्मिनलिस। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है लमाइना टर्मिनलिस, जो कि थर्ड वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल में होता है, थर्ड वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल। तो रेमिनेंट ऑफ क्रेनियल न्यूरोपोर इज व्हाट? लमाइना टर्मिनलिस। इट इज सिचुएटेड इन थर्ड वेंट्रिकल ऑन एंटीरियर वॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको लिखना। ऐसे ही आपसे लास्ट में बताया रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड क्या होता है? रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड वर्टिब्रा के अंदर जो डिस्क होती है उसका न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है उसको रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड थिंग, ये तो क्रेनियल न्यूरोपोर हो गया, अब चलते हैं कॉर्डल न्यूरोपोर। जो टेल एंड पे न्यूरल होल है वो कब बंद होता है? वो 28th डे पे होता है। अगर ये 28th डे पे क्लोज नहीं होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल बाइफिडा। क्या बोलेंगे? स्पाइनल बाइफिडा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, स्पाइनल बाइफिडा कब होता है? कॉर्डल न्यूरोपोर अगर 28th डे तक क्लोज नहीं होता है तो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली डेवलप नहीं होती और वहां पे सीएसएफ लीकेज हो जाती है, वो पेशेंट वो एमडीयू सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। अगर ये जो इसका रेमिनेंट होता है कॉर्डल न्यूरोपोर का जो रेमिनेंट है, ये स्पाइनल कॉर्ड में लास्ट पॉइंट में बनता है टर्मिनल वेंट्रिकल, टर्मिनल वेंट्रिकल। सो रेमिनेंट ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर इज आल्सो नोन एज टर्मिनल वेंट्रिकल। इस तरीके से आपको बता। तो स्पाइनल बाइफिडा कब देखने को मिलता है? ड्यू टू नॉन क्लोजर ऑफ कॉर्डल। प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। स्पाइनल बाइफिडा के पेशेंट्स भी सरवाइव नहीं करते, ठीक है। ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ये दोनों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ये एनएनसेफेली और ये स्पाइनल बाइफिडा, ये क्यों होते हैं? ये यूजुअली, अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यूजुअली कब देखने को मिलते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन विटामिन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन विटामिन व्हिच इज नोन एज फोलिक एसिड, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में फॉलिक एसिड की कमी होती है
तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसलिए कहते हैं कि whenever a female is planning for pregnancy, उससे पहले ही उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना, सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका ये न्यूरल डेवलपमेंट हो रहा है। अगर फॉलिक एसिड नहीं लेंगे तो न्यूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, या तो एनेंसेफेली हो जाएगी या स्पाइनल बाइफिडा हो जाएगी। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सच एज स्पाइनल बाइफिडा एंड एनेंसेफेली कैन बी सीन। एक और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है विद द नेम ऑफ क्रेनियोरेक्साइसिस, क्रेनियोरेक्साइसिस। ओके, ये क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। इसमें दोनों ही पोर खुले रहे, क्रेनियल न्यूरोपोर भी खुल जाता है और कॉर्डल न्यूरोपोर, दोनों ही खुले रह जाते हैं। तो क्रेनियोरेक्साइसिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें दोनों के दोनों न्यूरोपोर खुले रह जाते हैं। तो ये 3 टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बता दिया। आपसे सिंपली पूछ सकते हैं, एक कंडीशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी कंडीशन में कौन सा न्यूरोपोर बंद नहीं होता, ओपन रह जाता है, तो ये क्लियर है। या फिर कोई स्टेटमेंट दे देंगे और आपको ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हमारे डिस्कशन से पता चला कि जो क्रेनियल न्यूरोपोर है, क्रेनियल न्यूरोपोर, इसका काम क्या है? क्रेनियल न्यूरोपोर बनाता है ब्रेन, ठीक है, और कॉर्डल न्यूरोपोर ये बनाता है स्पाइनल कोड, ठीक है। अब मान लो न्यूरोपोर टाइमली क्लोज हो जाते हैं। अगर न्यूरोपोर क्लोज हो जाते हैं तो 3 वेसाइकल्स बनती हैं। इसी पूरे ये जो न्यूरल ट्यूब थी, इसमें 3 वेसाइकल बनती है, 3 वेसाइकल्स ऐसे, ठीक है। ये 3 वेसाइकल ही पूरा ब्रेन को डेवलप करते हैं, ठीक है। क्रेनियल न्यूरोपोर में कैसे बनता है? 3 वेसाइकल्स। सो क्रेनियल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब, cranial part of neural tube will form 3 primary brain vesicles. ब्रेन 3 वेसाइकल से बनता है। तो एक ये अभी देखो, वैसे डेंटिस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आ जाए तो आपके कामयाब इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन बेसिकली कितनी वेसाइकल से बन रहा है? 3। तो जो ये न्यूरल ट्यूब का क्रेनियल पोर्शन है, उसमें वो 3 वेसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 3 वेसाइकल 3 चीज बनाता है। फोर ब्रेन, जो सबसे ऊपर होगी वो फोर ब्रेन बनाएगा, फिर सेकंड वाला बनाएगा मिड ब्रेन, बीच वाला, और थर्ड वाला बनाएगा हाइंड ब्रेन। अगर इनके एनाटॉमिकल नेम बोलोगे तो फोर ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेनसिफेलोन, प्रोजेनसिफेलोन किस नाम से जाना जाता है? मिड ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? मीजेंसिफेलोन। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आदमी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। और हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसिफेलोन, ठीक है। तो पहली बात तो फोर ब्रेन को प्रोजेनसिफेलोन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसिफेलोन बोलते हैं, हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिफेलोन बोलते हैं। ये तीनों ब्रेन की 3 वेसाइकल से बनते हैं, ठीक है। अब प्रोजेनसिफेलोन मतलब आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला जो है, फोर ब्रेन जो है, ये भी दो में डिवाइड होता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, प्रोजेनसिफेलोन के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो सेरिब्रम वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेलिएनसिफेलोन, टेलिएनसिफेलोन। और फोर ब्रेन में जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायएनसिफेलोन। तो ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना। तो फोर ब्रेन जो कि प्रोजेनसिफेलोन होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टेलिएनसिफेलोन एंड डायएनसिफेलोन। इन किस्म टेलिएनसिफेलोन में क्या क्या आता है, डायएनसिफेलोन में क्या क्या आता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। मिड ब्रेन को मीजेंसिफेलोन बोलते हैं, ठीक है।
और रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो मेटेनसेफेलॉन, एक तो मेटेनसेफेलॉन एंड दूसरा माइलेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन मतलब वो ब्रेन का पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से कम्युनिकेट करने वाला, उसको माइलेनसेफेलॉन बोलेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड का से कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट कम्युनिकेट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज बिलोंगिंग टू विच टाइप ऑफ ब्रेन? हाइंड ब्रेन। एंड हाइंड ब्रेन में कौन सा? माइलेनसेफेलॉन, इसको बिलोंग करता है। हाइंड ब्रेन में और क्या होता है? पॉन्स एंड सेरिबेलम होता है। तो पॉन्स एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम ये किसको बिलोंग करता है? इसको, मेटेनसेफेलॉन। ठीक है। मिड ब्रेन का सिंपल सा है, मिड ब्रेन को हम सिर्फ मीजनसेफेलॉन बोलते हैं। फोर ब्रेन जो कि प्रोजेंसेफेलॉन है वो टेलन एंड डायन में डिवाइडेड है। टेलन फ्रंट वाला है, फ्रंट है तो सेरिब्रम है, सेरिब्रम है और कॉर्पस स्ट्राया, कॉर्पस स्ट्राइटम, ये दोनों चीज टेलेंसेफेलॉन में आते हैं, जो टेलीपैथी और इन सब में काम करते हैं। डायनसेफेलॉन में हमारा आता है थैलमस का पूरा, थैलमस, हाइपोथैलमस, मेटाथैलमस, एपिथैलमस, ये सब। सो थैलमस के सारे पांचों चीज जो आप पढ़ते हो, थैलमस, थैलमस, हाइपोथैलमस, एपिथैलमस, मेटाथैलमस एंड सबथैलमस, ये थैलमस के 5 थैलमस होते हैं। फिर पिट्यूटरी बॉडी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बॉडी, जिसको हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं, ये भी डायनसेफेलॉन का पार्ट है। ओके। एंड जो हमारे आई में रेटिना है एंड ऑप्टिक नर्व, ये भी डायनसेफेलॉन वाले इसी वेसाइकल से बनते हैं। तो किस वेसाइकल से क्या बनेगा, ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है। ये बहुत ही सिंपल सा लग सकता है आपको, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फोर ब्रेन, इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट है, और वहां पे टेक्निकल टर्म दे दे आपको, डायनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन, या फिर ये दे दे हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनमें से कौन कौन सा फोर ब्रेन, या फिर इनमें से कौन कौन सा प्रोजेंसेफेलॉन का पार्ट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो किसकी बात कर रहा है, वो फोर ब्रेन की बात कर रहा है, वो हाइंड ब्रेन की बात कर रहा है। तो आपको ये टेक्निकल टर्म्स याद होनी चाहिए कि फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, मिड को मीजन, हाइंड को रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है। फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, टेलेनसेफेलॉन जिसमें सेरिब्रम और कॉर्पस स्ट्राइटम आता है, डायनसेफेलॉन जिसमें थैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा और ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना आती है। ठीक है। हाइंड ब्रेन में हमारा मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन आता है। मेटेनसेफेलॉन में पॉन्स एंड सेरिबेलम और लास्ट में मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, इसलिए मैं एक बार थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँ। हमारा ब्रेन कुछ कुछ ऐसा दिखता है, अगर हम साइड से देखें तो ऐसा। ठीक है। तो इसमें हमारा फोर ब्रेन होता है, फिर बीच में मिड ब्रेन होता है और नीचे फिर ये हाइंड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम और कॉर्पस स्ट्राइटम हो गया, फिर यहाँ पे आ गया आपका डायनसेफेलॉन जिसमें अंदर की तरफ आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब होगा, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, ये सब होगा। फिर मिड ब्रेन होगा ये, और हाइंड ब्रेन में, तो मिड ब्रेन यहाँ पे आएगा आपका, मिड ब्रेन के नीचे आपका आता है पॉन्स, पॉन्स के साइड में होते हैं सेरिबेलम, और नीचे की तरफ जो बच गया माइलेनसेफेलॉन, ये आपका क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सेरिबेलम, ये पॉन्स, ये तीनों हाइंड ब्रेन के पार्ट हो गए। ये मिड, इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, तो आपको डायग्रामेटिकली समझना है इसको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो
तो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, ब्रेन के अंदर कितनी वेंट्रिकल्स होती हैं, तो हमें पता है कि टोटल 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल होती है, एक थर्ड होती है, एक फोर्थ होती है। तो कौन सी वेंट्रिकल कहाँ पे होती है ये सबको पता भी होगा। सो टेलेंसिफेलोन जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, इसमें हमारी होती हैं 2 लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। डायनसेफेलोन जो कि प्रोजेंसेफेलोन का सेकंड पार्ट है, इसमें होती है हमारी थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं होती, जबकि उसमें क्या होगा, उसमें होता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो मिड ब्रेन में मिलेगी सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। और हाइंड ब्रेन जो कि रोम्बेनसेफेलोन है, इसमें हमको मिलेगा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से 4 वेंट्रिकल्स होती है ब्रेन की, ये आपको लिख लेनी है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी वेंट्रिकल कहाँ मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। न्यू रिलेशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि ब्रेन कैसे फॉर्म हो रहा है 3 साइकिल से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है कि थर्ड वीक डेवलपमेंट तो चल गया, अब बेबी बड़ा, मतलब आपका एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है। तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो फोल्ड करता है, तो इसको हम बोलते हैं फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो सपोज ये इसका कॉर्डल एंड है एक, और एक इसका क्रेनियल एंड है। ये क्रेनियल एंड है, ये कॉर्डल एंड है, ठीक है। और अगर हम इसको साइड वाइज देखें तो ये अपने आप फोटो कैसे हो रहा है, तो ये बन गया हमारा। जब हम सजाइटल सॉरी कॉर्नल सेक्शन देखते हैं तो एम्ब्रियो ऐसा दिखता है। तो वहां पे इसका सपोज ये क्रेनियल एंड था, ये कॉर्डल एंड था। तो क्रेनियल और कॉर्डल एंड एक एक्सिस में तो ऐसे दिख रहा है, दूसरी एक्सिस में ऐसा दिख रहा है, ये लेटरल है। तो अब एम्ब्रियो तीनों तरीके से फोल्ड करेगा, वो क्रेनियली भी मुड़ेगा, टेल से भी मुड़ेगा, और वो लेटरली भी मुड़ेगा। तो एम्ब्रियो कैसा दिखने लग जाएगा फाइनली, ऐसा। इसको बोलते हैं फोल्डिंग। तो क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस में तो ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे दूसरी साइड में अगर वो होगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग, मतलब वो साइड वेज आपके जैसे हाथ फोल्ड हो रहे हैं ऐसे भी फोल्ड हो रहा है, और सर और पांव से भी फोल्ड हो रहा है। इसको बोलते हैं फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। ये फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो के कारण ही हमारे क्या बनती है, गट बनती है, गट ट्यूब, गट ट्यूब, ठीक है। उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है ये, आपको पता है सुपरफिशियली हमारे पास होती है एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर की तरफ हमारे पास क्या होती है, एंडोडर्म, ठीक है। और बीच में हमारे पास होती है, बीच में हमारे पास होती है मीजोडर्म, ठीक है। तो बीच में हमारे पास है मीजोडर्म, यही हमने पढ़ा है अब तक। तो तो बीच में हमारे पास मीजोडर्म है, डायग्राम। तो एक्टोडर्म किसके साथ एसोसिएट होता है, एमनियोटिक कैविटी के साथ, ऐसे। और एंडोडर्म किसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, यॉक से, ठीक है। और बीच में रह गई मीजोडर्म। तो मीजोडर्म का अगर मैं कहूं कि एरिया कहां से कहां तक है, इसमें देखिए तो ये, ठीक है। इतना तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और ये तो एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो किससे सराउंडेड होता है, एम्ब्रियो फिर सराउंडेड होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म यहाँ पे आ जाती है ऐसे, ठीक है। ये मैं इसको बोल रहा हूँ, ये हमारा हेड साइड है, ये टेल साइड है। और ये मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया प्लासेंटा,
प्लासेंटा या कोरियन, ठीक है। तो कोरियन किससे बनता था? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसी से बनता है। तो ये जो ब्लू वाला बना दिया वो मैंने बना दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसको थोड़ा और अच्छे से ऐसे दिखा, ठीक है। और ये क्या है? एमनियोटिक कैविटी, यहाँ पे ये यॉर्क सैक और बीच में मेसोडर्म, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सेपरेटेड रहती हैं हर जगह, सिर्फ एक क्रेनियली पोर्शन होता है यहाँ पे एक्टोडर्म और यूं कहें कि एंडोडर्म आपस में मिलते हैं। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट टुगेदर, जो जहाँ पे कोई मेसोडर्म नहीं है, और इसको हम बोल देते हैं अपनी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। कौन बनाता है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन? प्रोकॉर्डल प्लेट, हमने पढ़ा था ना। तो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जहां पे एक्टोडर्म इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद एंडोडर्म, वहां पे मेसोडर्म नहीं होगी। ऐसे ही टेल एंड पे भी एक्टोडर्म एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों मिलती हैं जहां पे कोई मेसोडर्म नहीं होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोइकल मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे क्लोइकल। तो हम कहेंगे कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में जब 3rd वीक के बाद 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, तो एक्टोडर्म बनती है, मेसोडर्म बनती है, एंडोडर्म बनती है, ठीक है। अब इसमें 2 ही मेम्ब्रेन ऐसी हैं, एक तो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और दूसरी है क्लोइकल मेम्ब्रेन। क्लोइकल मेम्ब्रेन जो जहां पे कोई मेसोडर्म नहीं है, जहां पे एक्टोडर्म इज इन कांटेक्ट विद एंडोडर्म। ऐसे क्लोइकल मेम्ब्रेन में भी एक्टोडर्म इज इन कांटेक्ट विद एंडोडर्म, कोई मेसोडर्म नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो क्या बनाती है? तो वो बनाती है ओरल कैविटी। तो यहाँ पे क्या बनेगी? ओरल, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो वो ओरल कैविटी बनाएगी। क्लोइकल मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो वो बनाएगी एनल कैनाल, ठीक है। एनल कैनाल बनाएगी, एनएस बनाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो एक आपको दिखा दिया कि कैसे हेड टू टेल दिखता है, ठीक है। अब बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से भी क्रेनियली हमें 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे होता है सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, और उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है हार्ट ट्यूब, ठीक है। तो 2 चीज और है, एक का नाम है सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, तो ये हो गया सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, और सेकंड नंबर पे आ गई हार्ट ट्यूब, हार्ट ट्यूब। तो आपका जो एम्ब्रियो बन रहा है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, उसके बीच में भी हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सिम और हार्ट ट्यूब देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे देखो, अब इनसे क्या बनता है वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही क्लोइकल मेम्ब्रेन्स के पीछे की तरफ बनता है हमारा एनल पिट। क्या बनेगा? एनल पिट, जहाँ पे हमारा फाइनली क्या बनता है? एनएस बनता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंडोडर्म है वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे निकली हुई होती है टुवर्ड्स प्लासेंटा, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एलेंट्रॉइस। क्या बोलते हैं? एलेंट्रॉइस। सो द प्रोजेक्शन ऑफ एंडोडर्म हियर ऑन द टेल एंड, दिस इज नोन एज एलेंट्रॉइस। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, हार्ट ट्यूब, एलेंट्रॉइस, एनल पिट, ये सब, ठीक है। तो अभी इसी को डिस्कस करेंगे। एक बार ये डायग्राम देख लो अपने अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। Am I clear to all of you till now? Yes, sir. तो अब हम चलते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं जो जो चीजें मैंने बताई। सबसे क्रेनियल मोस्ट क्या मिलेगा आपको? क्रेनियल मोस्ट
अभी मैंने दिखाया आपको सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, सेप्टम ट्रांसवर्सम, ठीक है। ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये 3 चीज बनाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सेप्टम ट्रांसवर्सम 3 चीज बनाएगा, और उन यहीं पे याद कर लो, एक तो ये बनाता है डायाफ्राम, डायाफ्राम बनाएगा, लीवर बनाएगा, एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरी। तो सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम से क्या क्या बनता है, 3 चीज बनेंगी। और सबसे क्रेनियल मोस्ट क्या दिखेगा इसमें 3 वीक्स के बाद, 4th वीक में, तो सबसे क्रेनियल मोस्ट दिखेगा सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम। इससे डायाफ्राम, लीवर और फाइब्रस पेरिकार्डियम बनता है। क्योंकि लेटरल मीजोडम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेटरल मीजोडम, लेटरल मीजोडम के अंदर एक कैविटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? कैविटी। उस कैविटी के कारण लेटरल मीजोडम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक। और जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक होता है वो विसरल लेयर बनाता है। तो जो कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर ही ये सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम डायाफ्राम भी बनाएगा, लीवर भी बनाएगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम भी बनाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया। फिर उसके नेक्स्ट क्या होता है? उसके नेक्स्ट होता है हमारी हार्ट ट्यूब। हार्ट ट्यूब ऑब्वियसली क्या बनाएगी? आपका हार्ट बनाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। फिर बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन को कौन बना रहा है? प्रीकॉर्डल प्लेट। सो प्रीकॉर्डल प्लेट क्या बनाएगी? बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। और बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन रप्चर होके क्या बनाती है? ये ओरल कैविटी बना देगी। सो ओरल कैविटी इज फाउंड बाय रप्चर ऑफ बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, जो कि किससे बनता है? प्रीकॉर्डल प्लेट से बनता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप सोच रहे होगे ये कैसे सर ने ऐसे समझा दिया, हमें तो नहीं समझ आ रहा। तो मैं फिर से वही डायग्राम जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, बेबी, ये एम्ब्रियो को जब हम इस एक्सिस में देखते हैं, ठीक है। इसमें हमने बनाया था एक नोटोकॉर्ड, पहले तो ये प्रोकॉर्डल प्लेट, और इस तरफ ये आपका, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रिक, और बीच में हमने बना दी थी मिडलाइन मीजोडर्म जो कि नोटोकॉर्ड थी, ठीक है। और ये प्रिमिटिव स्ट्रिक के इधर लास्ट में ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है, यहाँ पे जो आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म कम्युनिकेट कर रही होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोइकल मेम्ब्रेन। और इस तरफ कॉर्नली जो मेम्ब्रेन मिल रही है उसको हम बोलेंगे बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। इतना सा डायग्राम समझ में आ गया। अब हमने कहा पहले होती है इसके सराउंड में पैर एक्सियल मीजोडर्म, तो फर्स्ट हमारा पैर एक्सियल मीजोडर्म, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी आती है लेटरल मीजोडर्म, तो ये बना दी मैंने लेटरल मीजोडर्म, इट इज नॉट, तो यहाँ पे बना देते हैं लेटरल मीजोडर्म। तो बीच में जो ब्लैक ब्लैक दिख गया वो तो पैर एक्सियल मीजोडर्म है, रेड वाली होगी आपकी इंटरमीडिएट मीजोडर्म, उसके बाद बच गई आपकी लेटरल मीजोडर्म, ठीक है। अब लेटरल मीजोडर्म में बन गई थी आपकी एक कैविटी, ये बन गई आपकी एक कैविटी, बॉडी कैविटी बन गई, जिसके कारण इस वाली लेटरल मीजोडर्म को तो आप बोलोगे स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म, और इसको बोलोगे सोमेटोप्लूरिक मीजोडर्म, ठीक है। अब इसमें सबसे कॉर्नली, सबसे क्रेनियल क्या है? सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, सेप्टम ट्रांसवर्सम। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है? हार्ट ट्यूब, कार्डियोजेनिक एरिया, कार्डियोजेनिक एरिया। तो विद टाइम सेप्टम ट्रांसवर्सेरम से क्या बनेगा? 3 चीज बताई ना, डायाफ्राम, लीवर एंड फाइब्रस पेरिकार्डियल टिश्यू, वो बनेगी। और हार्ट ट्यूब से आपका हार्ट वगैरह डेवलप होएगा, ठीक है। तो कहाँ डेवलप हो रहा है ये सब?
ये बॉडी कैविटी के बाद ये जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ मेसोडर्म है इसके अंदर बनता है, ये आपका सेप्टम ट्रांसवर्स है। ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम है जो आपको समझना होता है। और आपसे पूछा जाए कि मोस्ट क्रेनियल मोस्ट इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हमारा आंसर जाएगा सेप्टम ट्रांसवर्स। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इससे क्या क्या बनता है, डायफ्राम बनता है, लीवर बनता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम बनता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें समझना होता है। इसके बाद जब फोल्डिंग होगी तो ये एम्ब्रियो ऐसे लेटरली भी फोल्ड करेगा, और जैसे हमने अभी देखा ये क्रेनियोपॉडियल भी फोल्ड करेगा। तो जब ये एम्ब्रियो फोल्ड करता है तो कैसा होता है, फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होने के बाद सबसे पहले सपोज ये मीजोडम था, तो सबसे पहले मैं ये दिखाऊं कि मीजोडम वाला जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड किया है। ये थी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ये थी क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो मैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ये कौन सी है, क्लोइकल। ठीक है, और आउटर साइड में यहाँ पे क्या आएगी, एक्टोडम, इनर साइड में क्या होगी, एंडोडम। एंडोडम किसके साथ कम्युनिकेट करती है, यॉर्क सैक के साथ। तो अब एक्चुअली ये फोल्डिंग और ज्यादा होगी, तो इसको थोड़ा और ज्यादा बना देता हूँ ऐसा। तो ये क्लोइकल मेम्ब्रेन होगी, ये बक्को। तो अब आप देखोगे कि ये फोल्डिंग के कारण क्या हुआ, यॉर्क सैक का साइज ऐसे हो गया, कम हो गया। ठीक है, यॉर्क सैक का साइज बीच में कंस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, और एक्टोडम है ये बाहर की तरफ, ये आपकी एक्टोडम है, ये आपकी एमनियोटिक कैविटी बन गई ऐसे। तो ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी, और ये क्या है, यॉर्क सैक। ठीक है, तो आपका यॉर्क सैक कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं, यॉर्क सैक जब ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं, इस वाले यॉर्क सैक को बोलेंगे अम्बिलिकल वेसिकल। तो यॉर्क सैक विल बी कन्वर्टेड इनटू अम्बिलिकल वेसिकल, और ये जो पतली सी डक्ट बन गई है इसको बोलते हैं वाइटलिन डक्ट, विटलिन डक्ट। तो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो के कारण क्या हुआ, ये जो कंस्ट्रिक्टेड यॉर्क सैक हुआ है इसके कारण एक डक्ट बन गई है, वेटलिन डक्ट, और ये यॉर्क सैक किस में कन्वर्ट हो गया, अम्बिलिकल वेसिकल में। और ये जो एंडोडर्म एनक्लोज हो गई है यहाँ पे, ये जो एंडोडर्म यहाँ पे एनक्लोज हो गई है इसके अंदर, इसके कारण ये एक गट बन गई है, गट, इंटेस्टाइन बन गई है। और अगर हम इस इंटेस्टाइन को डिवाइड करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक तो ये अम्बिलिकल वेसिकल या वेटलिन डक्ट के बिल्कुल अपोजिट में है, एक उसके आगे है, एक पीछे है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जो नंबर 1 है इसको बोलेंगे फोरगट, जो नंबर 2 है उसको बोलेंगे मिडगट, और नंबर 3 है उसको बोलेंगे हाइंडगट। ठीक है, तो इस तरह का एक एम्ब्रियो बनता है। क्लियर है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि ये तो बस जस्ट एक्सप्लेन करने की बात थी, फिर से ये स्ट्रक्चर को हम डायग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले हम एक्टोडर्म वाला पोर्शन बता देते हैं, एक्टोडर्म फोल्डिंग के बाद। मैं अब रेड से दिखा रहा हूँ एक्टोडर्म, थोड़ा सा मैं यूनिफॉर्म न्यू कलर को फॉलो करने में। तो एक्टोडर्म एमनियोटिक कैविटी ऐसी दिखेगी। ठीक है, उसके बाद ये मीजोडर्म दिखेगी आपको फोल्डिंग के बाद, और अंदर की तरफ होगी आपकी एंडोडर्म। ठीक है, और ये वाइटलिन डक्ट बन गई, और ये आपकी गट बन गई, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज पता था कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म मिलती है, यहाँ पे क्लोइकल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे मिलती है ये मीजोडर्म है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमने एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे नहीं बनाया वो थोड़ा सा,
थोड़ा सा क्या नहीं बनाया, एंडोडर्म में एक स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दिखाया था यहाँ पे, एलेंटॉइस। क्या दिखाया था? एलेंटॉइस। ठीक है, तो जब फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो हुआ तो आपने क्या देखा, ये एम्ब्रियो जो पहले यहाँ पे दिख रहा था, ये फोल्ड किया ऐसे, ये ऐसे, तो हुआ क्या, जो स्ट्रक्चर सबसे आगे थे वो कहाँ पहुंच गए, वो सेंटर में पहुंच गए। ठीक है, तो अब फाइनल स्ट्रक्चर जब बनेगा, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर मान लो ऐसा बनेगा, तो आपका सेप्टम ट्रांसवर्सरम यहाँ पे आ जाएगा, कार्डियोजेनिक एरिया यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आएगी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थर्ड नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ में एलेंटॉइस आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोइकल मेम्ब्रेन आएगी, और क्लोइकल मेम्ब्रेन के नीचे होता है एनल पिट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्स की। तो सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम अंदर आ जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कार्डियक ट्यूब, और ये आ गया आपकी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन फोल्डिंग के कारण, और इस तरफ में ये आ गया एलेंटॉइस, फिर ये आ गया क्लोइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ऐसे ही एंडोडर्म, और बाहर की तरफ ये एक्टोडर्म ऐसे रहेगी, और बीच में जो रहेगी वो आपकी मेसोडर्म है। ठीक है, और ये सारा का सारा किससे कवर्ड होएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ठीक है, तो ये इस तरह का डायग्राम आएगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, ये एक बार देख लो डायग्राम, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो ड्यू टू फोल्डिंग क्या देखने को मिला आपको, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो आपने क्या देखा कि सेप्टम ट्रांसवर्सरम, सेप्टम ट्रांसवर्सम ये मीडियली चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? मीडियली। तो सबसे मीडियली क्या आ जाएगा? सेप्टम ट्रांसवर्सम। ऐसे ही ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन जो एलेंटॉइस है, दैट आल्सो शिफ्ट मीडियली, ये दोनों मीडियली आ जाएंगे। ठीक है, सेप्टम ट्रांसवर्सम के बाद सेकंड नंबर पे कौन रहेगा? हार्ट ट्यूब, और थर्ड नंबर पे आ जाएगी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो कि बाद में ओरल कैविटी बना देगी। तो बस यही सीक्वेंस मेरे को आपको बतानी थी, तो ये आपको शायद समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने बताया डायग्राम में आपको कि ऐसे ऐसे कुछ होता है जिससे यॉक्सैक ऐसे बन जाता है, ये वाइटलाइन डक्ट हो जाती है, इसको अम्बिलिकल वेसिकल बोलते हैं, ये वाइटलाइन डक्ट होती है, और ये एंडोडर्म एंक्लेव्स होके ये बना देती है अपनी गट, और ये गट को फिर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ये सिर्फ एंडोडर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये फोर गट, मिड गट और हाइंड गट क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सारा किससे एंक्लोज है? एंडोडर्म से। अभी हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? गट की। ठीक है, सो जब एक बार गट बन जाती है तो यॉक्सैक लाइन आउटसाइड एम्ब्रियो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल वेसिकल, अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है, अम्बिलिकल वेसिकल के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा गट होता है? मिड गट। और ये दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं? एक डक्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसका नाम है वेटलैंड डक्ट। अगर आपने ये एनाटॉमी समझ ली तो आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कब रप्चर करती है? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ruptures when it ruptures at 4th week। तो 4th वीक पे रप्चर होके ये क्या बना देगी? ओरल कैविटी। सो जैसे ही बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर करेगी 4th वीक पे, तो क्या होगा? ओरल कैविटी बन जाएगी, और ओरल कैविटी किसके कम्युनिकेशन में आएगी? अगर यहाँ पे हम डायग्राम देखें,
ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। ये जब रप्चर हो जाएगी, ये जो रप्चर हो जाएगी तो ये सीधे सीधे यहाँ पे जो फोरगट है इससे कम्युनिकेशन में आ जाएगी। तो 4th वीक पे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर करने के बाद किसके कम्युनिकेशन में आती है? फोरगट से। इट कम्युनिकेट विद फोरगट, सो कैविटी कम्युनिकेट विद फोरगट। ऐसे ही जब क्लोइकल मेम्ब्रेन रप्चर करती है तो इट विल कम्युनिकेट विद एनल पिट। एनल पिट कहाँ बनता था? क्लोइकल मेम्ब्रेन से डिस्टल में बनता था, पीछे की तरफ बनता था। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है, एनल पिट और हाइंड गट में, ठीक है। तो क्लोइकल मेम्ब्रेन के रप्चर के कारण एनल पिट का हाइंड गट से कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। एनल पिट को एक और नाम से जानते हैं हम, प्रोक्टेडियम। सो प्रोक्टोडियम इज एनल पिट। तो हमने जब वो स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिर से देखता हूँ ये वाला, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों मिल रहे हैं, ये तो हो गया आपका क्लोइकल मेम्ब्रेन। क्लोइकल मेम्ब्रेन के पीछे हमने बनाया था एनल पिट। एनल पिट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोक्टेडियम। तो जब ये क्लोइकल मेम्ब्रेन रप्चर करती है तो ये एनल पिट विल डायरेक्टली कम इनटू कांटेक्ट विद द हाइंड गट, ठीक है। तो हाइंड गट और उसके बीच में कांटेक्ट आता है, ठीक है। हाइंड गट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बताया था, ऐसे ही हाइंड गट जो होती है, हाइंड गट का जो डिस्टल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोइका। So the part of hindgut distal to allantois is known as cloaca. So जो पीछे वाला हाइंडगट का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोइका। तो सब ये नॉमेनक्लेचर वाली बात है। तो हाइंडगट को कौन डिवाइड करता है? एलेंटॉइस। एलेंटॉइस डिवाइड हाइंडगट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जो डिस्टल टू एलेंटॉइस है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोइका। तो हाइंडगट वाले पार्ट को बोलेंगे क्लोइका। क्लोइका will communicate to cloacal membrane। जब क्लोइकल मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्लोइका विल कम्युनिकेट टू एनल पिट, और वो क्या बना देगा? एनस, ठीक है। ये है उसका। कब रप्चर करती है क्लोइकल मेम्ब्रेन? 7 to 9th वीक, ठीक है। तो गट ट्यूब एनल ओरिफिस से कब कम्युनिकेट करेगी? 7 to 9th वीक में। बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कब रप्चर कर रही थी? 4th वीक में, ठीक है। तो गट ट्यूब आपसे पूछा जाए किससे डिराइव होती है, तो अब आप क्लियरली बता सकते हो गट ट्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ द यॉक सैक। यॉक सैक के एंडोडर्म से आपकी गट ट्यूब डिवाइड होती है, ठीक है। अगेन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी गट ट्यूब कितने पार्ट्स में होती है? 3 पार्ट्स में। एक तो गट ट्यूब सारी की सारी एंडोडर्म से बन रही है, ठीक है, क्योंकि वो यॉक सैक का जो पार्ट एंडोडर्म ने एनक्लोज कर लिया वो तो गट ट्यूब बना रहा है, जो रह गया उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल वेसिकल। इसमें जो अम्बिलिकल वेसिकल के अपोजिट में उसको हम बोलते हैं मिडगट, उसके आगे को फोरगट, उसके पीछे को हाइंडगट। हाइंडगट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है कौन? एलेंटॉइस। डिस्टल टू एलेंटॉइस को हम बोलते हैं क्लोइका। क्लोइका क्लोइकल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। क्लोइकल मेम्ब्रेन जब रप्चर कर जाती है तो वो फिर एनल पिट के कांटेक्ट में रहती है। इतनी सी बात है। अब एक्सटेंशन की बात करें तो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, इनकी एक्सटेंशन एक्चुअल में कहां तक होती है? फोरगट होता है अप टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूटनम। एमसीक्यू आ सकता है कि किस पार्ट तक फोरगट मानते हैं? अप टू सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूटनम, और यू कैन से मेजर ड्यूडनल पेपिला। ठीक है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला या फिर ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर। ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर, इन तीनों में से जो भी चीज है, इन तीनों का एक ही लैंडमार्क है।
मेजर ड्यूडनल पेपिला अप टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम और ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वेटर, यहाँ तक फोरगट होती है। आफ्टर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम आपकी क्या शुरू हो जाती है? मिडगट। सो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम या फिर आपको मेजर ड्यूडनल पेपिला, जहां पे फोरगट खत्म हो रही है उसके आगे आपकी मिडगट शुरू हो जाती है। अप टू कहां तक? अप टू लास्ट में जाके आपकी आती है असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम का 2/3 पार्ट। तो बीच में आपकी क्या आ गई? जूजिनम आ गई, इलियम आ गई, सीकम आ गई, अपेंडिक्स आ गई, असेंडिंग कॉलोन आ गया और ट्रांसवर्स कॉलोन का 2/3 पार्ट। तो मिड गट कहां तक एक्सटेंड कर रही है? ट्रांसवर्स कॉलोन का 2/3 पार्ट। ठीक है, तो असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन का 2/3 पार्ट ट्रेवर्स करने के बाद आपकी मिडगट खत्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या जाती है? हाइंड गट। हाइंड गट कहां से होगी? लास्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉलम का जो थर्ड पार्ट है, यहां से हाइंड गट शुरू होती है और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, रेक्टम और एनल कैनाल, ये सब किसके पार्ट है? हाइंड गट के। प्लीज राइट इट डाउन। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्सटेंशन ऑफ फोरगट क्या है, मिडगट क्या है और हाइंड गट क्या है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ? एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये फोरगट, मिडगट और हाइंडगट किससे बन रही है? गट एंडोडर्म से बन रही है। फोरगट कहां तक होता है, मिडगट कहां तक होता है और हाइंडगट कहां तक होता है, वो मैंने बता दिया है। अब इनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के बारे में पता कर लेते हैं। तो पहले हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। ब्लड सप्लाई, तो पहले हमें, ये हम बाद में दोबारा रिवाइज करेंगे, अभी तो हम एम्ब्रियोलॉजी के टाइप्स में पढ़ रहे हैं ना। तो फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, बाद में दोबारा रिवाइज करेंगे जहां जहां नाम आएगा। तो एक चीज याद करो कि मेजरली इंटेस्टाइन को कौन सप्लाई करता है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए मीजेंट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? मीजेंट्रिक आर्टरी। तो एक होती है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और एक होती है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। तो पीछे से शुरू करते हैं ब्लड सप्लाई में। हाइंड गट को सप्लाई करती है नीचे वाली, तो इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इसके ऊपर मिडगट को इसके ऊपर वाली करेगी तो ऑब्वियसली सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड सप्लाई ऑफ इंटेस्टाइन बताओ, तो हाइंड गट वाला जो पोर्शन है उसको इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कर रही है, मिडगट को सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। फोरगट को मीजेंट्रिक आर्टरी नहीं करेगी, इसके लिए एक सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक, वो सप्लाई करेगी। तो फोरगट इज सप्लाइड बाय सीलियक ट्रंक। तो ऑब्वियसली हमेशा एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे फोरगट इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी। तो मीजेंट्रिक तो ऑप्शन में देखते ही काट दो, क्योंकि मीजेंट्रिक तो नीचे वाले पोर्शन को कर रही है, ऊपर कौन कर रही है? सीलियक ट्रंक। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पूछ लेते हैं, नर्व सप्लाई बताओ भाई, नर्व सप्लाई। ठीक है, तो नर्व सप्लाई में दो हैं, एक तो सेंसरी सप्लाई होती है और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। अब सेंसरी सप्लाई के साथ ही सिंपैथेटिक सप्लाई भी होती है गट के अंदर। तो सेंसरी और सिंपैथेटिक साथ में चलती हैं, पैरासिम्पैथेटिक अलग चलती है। एक चीज तो ये याद कर लो। ठीक है, सेंसरी मतलब जनरली सेंसरी जो पेन कैरी करती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी करती है। पेन वाली और सिंपैथेटिक साथ साथ सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक वाली डिफरेंट सप्लाई होती है। ठीक है, ये याद रखिए। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे इससे नेक से नीचे एक ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व घूम रही है,
ठीक है, जो हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, और वो है वेगस नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक तो फोर गट को भी वेगस है, मिड गट को भी वेगस है। मिड गट के बाद वेगस की सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम से नीचे वेगस नहीं जाएगी, डायफ्राम पे जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद जो हाइंड गट है, हाइंड गट की जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है दैट इज डिफरेंट, जिसका नाम है नर्वाई एरिजेंटस। नर्वाई एरिजेंटिस। तो नर्वी एरिजेंटिस इज पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ विच गट? हाइंड गट। वरना फोर एंड मिड गट तक तो वेगस ही पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ हाइंड गट, तो वेगस नहीं आएगा, वेगस तो फोर और मिड गट पे आएगा। ठीक है, अप टू द डायफ्राम। ठीक है, अप टू द डायफ्राम वेगस है, उसके बाद कौन आएगी? नर्वाई एरिजेंटिस। सेंसरी सप्लाई की बात करें तो हमारे पास सेंसरी सप्लाई में गट क्या है? विसरा है ना, तो स्प्लैंक्निक नर्व आएगी। तो नर्व आएगी स्प्लैंक्निक नर्व। यहाँ पे जो नर्व है उसको बोलते हैं स्प्लैंक्निक नर्व। सेम इसका भी नाम है स्प्लैंक्निक नर्व, इसका भी स्प्लैंक्निक नर्व। बट फर्क क्या है? फोर गट को बोलते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, मिड गट की है लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, और हाइंड गट की होती है लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, या लीस्ट वाली को लंबर भी बोल देते हैं, लंबर स्प्लैंक्निक नर्व। तो अलग अलग है, लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व एंड लंबर स्प्लैंक्निक नर्व, बोथ विल सप्लाई हाइंड गट। तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व runs from T5 to T9, lesser splanchnic nerve supply from T10 to T11, least splanchnic nerve is T12, and lumbar splanchnic nerve is L1 and L2. ये इनकी रूट वैल्यूज है। ठीक है, तो पेन, गट से पेन कौन लेके जाता है? तो गट से पेन कौन लेके जाती है? स्प्लैंक्निक नर्व्स लेके जाती है। जो ऊपर है उसको ग्रेटर, जो ज्यादा एरिया में सप्लाई कर रही है, T5 टू T9 रूट वैल्यू है, 4 रूट वैल्यू है। फिर लेसर T10 T11, और फिर जिसकी सिंगल रूट वैल्यू उसको क्या बोलेंगे? लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व, वो किसको सप्लाई करेगी? हाइंड गट को। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया है फोरगट, मिडगट और हाइंड गट की नर्व सप्लाई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? चलो Yes, sir. फिर से एक बार डायग्राम हम देखेंगे, जो हमने पहले बनाया था उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारा एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म के ऊपर एमनियोटिक कैविटी, बीच में हमारा मीजोडर्म था, ये हमारा मीजोडर्म था, और लास्ट में हमारा था, लास्ट में ये हमारा एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म ऐसे, ये ऑक्सेक। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे था सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, ये था हार्ट ट्यूब, और लास्ट में इधर आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ऐसे ऐसे थी, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये कम्युनिकेट कर रही है दोनों आपस में, इसको हमने एक नाम दिया था क्लोइकल मेम्ब्रेन, इसको हमने नाम दिया था यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जहाँ पे कोई भी मीजोडर्म नहीं है। ये हमारी कार्डियक ट्यूब हो गई, ये हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम हो गया, ये हमारा एलेंटॉइस हो गया, इस तरफ हमारा हेड है, इस तरफ हमारी टेल, और ये बेसिकली आपका प्लेसेंटा है, ये मीजोडर्म है। ठीक है, ये एंडोडर्म है अंदर, ये यॉक्सैक है, ये आपका एमनियोटिक कैविटी है। अब ये एम्ब्रियो फोल्ड कर गया,
ठीक है। तो एम्ब्रियो जब फोल्ड करेगा तो सबसे पहले हमारी आउटर साइड पे क्या थी, एक्टोडर्म, वो ऐसे दिखेगी ऐसे, ये बन गया एक्टोडर्म। अंदर की तरफ क्या थी हमारी, एंडोडर्म। अब हम बनाएंगे एंडोडर्म। अंदर की तरफ है हमारी एंडोडर्म, ये हमारी एंडोडर्म, ठीक है। ये हमारा एलेंट्रॉइस, ये वाइटलिंग डक्ट, और ये अम्बिलिकल वेसिकल, और ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब ऐसे इसको लाइन करके, ठीक है। ये आपका एलेंटॉइस आ गया। तो दिस इज एलेंटॉइस, दिस इज क्लोइकल मेम्ब्रेन, और यहाँ कहीं पे होगा एनल पिट। ये आ गया आपकी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ कहीं सेप्टम ट्रांसवर्सम होगा, यहाँ पे कार्डियोजेनिक ट्यूब होगी। तो सेप्टम ट्रांसवर्सम सबसे मीडियली आ गया, फिर कार्डियोजेनिक ट्यूब, फिर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये रप्चर करेगी तो किससे कम्युनिकेट होगी, फोर गट से। इसके अपोजिट में कौन सी है, मिड गट, और ये कौन सी होगी, हाइंड गट। सॉरी, ये एंडोडर्म वाला एरिया ये ना, वन फोर गट, ये सेकंड गट, ये हाइंड गट, ठीक है। ये क्लियर है, इस तरीके का डायग्राम बनेगा फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरे हिसाब से मैंने फोरगट मिडगट का बनना और उसकी नर्व सप्लाई सब एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, फाइन, ठीक है। अब एक छोटी सी बात इसी को नेक्स्ट लेवल पे जाने की, जब ये एम्ब्रियो फोल्ड हो गया तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। तो न्यूरल ट्यूब डेवलप हुई तो एक बनता है फोर ब्रेन, वो जो वेसाइकल पड़ी थी ना अभी, फिर दूसरा बना था हमारा मिड ब्रेन, फिर बना हाइंड ब्रेन, और फिर नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे बनती है। ये मुड़ गया, ठीक है। अब इसके बनने के साथ साथ यहाँ पे बनता है हेड बल्ज। क्या बनेगा, हेड बल्ज, ठीक है। और ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ऐसे, और बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के कम्युनिकेशन में कौन सी क्या बनेगी, यहाँ पे आगे आगे गट ट्यूब, जो अभी हमने पढ़ी। तो ये बन गई गट ट्यूब, ठीक है। और फिर ऐसे भी विडल, ये हमारा यहाँ पे क्या बन रही है, हार्ट ट्यूब, हार्ट ट्यूब। तो ये स्टोमेडियम है, स्टोमोडियम, जो कि बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के रप्चर होने पे बनता है, जो यहाँ से सीधे गट ट्यूब के साथ कम्युनिकेशन बनता है। यहाँ पीछे न्यूरल ट्यूब बनी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की वेसिकल्स बन गए, जो भी हमने पढ़ा है। एक ये हेड बल्ज बन गया। तो होता क्या है, हेड बल्ज और हार्ट ट्यूब, इनके बीच में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स प्रोलिफरेट करके यहाँ बना देती हैं फेरेंजियल आर्च, लाइक दिस। तो फेरेंजियल आर्च आर मेसोडर्मल थिकनिंग। फेरेंजियल आर्च किससे बनती है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जो अभी पढ़ा था हमने। फोर्थ जर्म लेयर भी बोलते हैं, ये मीजनकाइमल इन ओरिजिन होती है, मीजनकाइमल, ठीक है। और इनको माइग्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं। तो एट द इन बिटवीन हेड बल्ज एंड कार्डियक बल्ज, इन दोनों के बीच में मेसोडर्मल थिकनिंग हो जाती है, मेसोडर्मल थिकनिंग। और इस मेसोडर्मल थिकनिंग के कारण 6 फेरेंजियल आर्च बनती है। तो मेसोडर्मल थिकनिंग कैसे दिखेंगी, ऐसे थिक हो जाती है,
1 2 3 4 5 6, ये जो 5 है ये बाद में खत्म हो जाती है, और ये खत्म हो जाती है तो 4 और 6 दो रह जाती हैं, 4 के बाद सीधे 6 आ जाती है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 हट जाती है, 6 रह जाती है, तो कौन सी हट जाती है? 5th हट जाती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछा जाए फेरेंजियल आर्च किससे बनती है? फेरेंजियल आर्च मेसोडर्मल थिकनिंग ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल से बनती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए फेरेंजियल आर्च किससे बनेगी? न्यूरल क्रस्ट सेल मेनली, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ पैरेक्सियल मेसोडर्म और कुछ पार्ट लेटरल मेसोडर्म से भी बनता है। ठीक है, अब फेरेंजियल आर्च तो मेसोडर्मल थिकनिंग है, मेसोडर्मल थिकनिंग के बाहर क्या है? यहाँ पे एक्टोडर्म है और अंदर क्या है? एंडोडर्म है। तो जो आर्चेस हैं इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं एक्टोडर्मल क्लेफ्ट। तो एक्टोडर्मल क्लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो फेरेंजियल आर्चेस के बीच में जो एक्टोडर्म की साइड में उसको बोलोगे एक्टोडर्मल क्लेफ्ट, और फेरेंजियल आर्च के बीच में जो अंदर की तरफ यहाँ पे स्पेस है एंडोडर्म की तरफ, इसको बोलते हैं एंडोडर्मल पाउच। तो 3 चीज हो गई, एक तो क्लेफ्ट हो गए जो एक्टोडर्म की साइड में है, दूसरा फेरेंजियल आर्च हो गई जो मेसोडर्म या कि न्यूरल क्रस्ट सेल से बना है, फेरेंजियल आर्च जो कि न्यूरल क्रस्ट सेल से डेवलप हुआ है, और तीसरा है फेरेंजियल पाउच जो अंदर की तरफ एंडोडर्म से बने हैं। अब इनके बीच में ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म बहुत पास आ जाती है। ठीक है, तो जहां पे भी थिकनिंग ऑफ ये मेसोडर्म कम हो जाती है और जहां पे ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म बिल्कुल पास आ जाती है, इनको बोलते हैं फेरेंजियल मेम्ब्रेन। फेरेंजियल मेम्ब्रेन, तो फेरेंजियल मेम्ब्रेन वो एरिया है जहां पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म कम हो जाती है, एक्टोडर्म इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंडोडर्म, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो यूजुअली 4 मेम्ब्रेन होती हैं, 1 2 3 और चौथी यहाँ पे 4 और 6 के बाद में, लेकिन विद टाइम ये बाकी मेम्ब्रेन 2 3 4 सब खत्म हो जाती है और एक ही मेम्ब्रेन रह जाती है जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये किससे बनती है? फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन, फर्स्ट फेरेंजियल, फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन से क्या बन रही है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो टोटल कितनी फेरेंजियल मेम्ब्रेन है? 4। तो हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले फेरेंजियल आर्च, फेरेंजियल आर्च, सेकंड नंबर पे फेरेंजियल क्लेफ्ट, थर्ड नंबर पे फेरेंजियल पाउच, और फोर्थ नंबर पे फेरेंजियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो हमने यहीं पे कवर कर ली कि टोटल 4 मेम्ब्रेन होती हैं, उस 4 में से सिर्फ एक रह जाती है, कौन सी? फर्स्ट, और वो क्या बनाती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ईयर में होती है। फेरेंजियल आर्च क्या बनाती है, क्लेफ्ट क्या बनाती है, पाउच क्या बनाता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फेरेंजियल आर्च हमने पढ़ी थी, कितनी होती है? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें से 5 चली गई, खत्म हो जाती है। तो 1 से बनता है मैक्सिला मैंडिबल। मैक्सिला मैंडिबल, अगर आप एक पर्सन, एक बंदे के का बनाओ, ये मैंडिबल है ऐसे, लेटरल व्यू देखो तो, ठीक है, मैंडिबल हो गया, ऊपर मैक्सिला होगा उसका। ठीक है, इधर पीछे से ऑक्सीपिट और यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, फिर यहाँ पे होगी आपकी हायोइड बोन। हायोइड बोन में ऊपर लेसर कॉर्नू होता है, नीचे ग्रेटर कॉर्नू होता है। फिर इसके नीचे आ जाती है आपकी थायराइड कार्टिलेज, फिर थायराइड के नीचे क्रीपॉइड कार्टिलेज आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है आपका स्टर्नम। ऐसे ही होता है ना लेटरल, अगर आपको देखो तो ये मैक्सिला और मैंडिबल तो बन रही है फर्स्ट आर्च से। तो यहाँ पे मेल ईयर में होती है मेलस एंड इनकस, MI, ये भी फर्स्ट आर्च से बनती है। ठीक है, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट,
वो भी फर्स्ट आर्च से ही बनेगा। ठीक है, अब कुछ भी स्टाइलॉइड से हायोइड तक जा रहा है और हायोइड के कौन से अपर बब पार्ट ऑफ हायोइड या लेसर कॉर्नर तक, वो चला जाता है सेकंड आर्च में। ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड ये चला जाता है थर्ड आर्च में, और उसके नीचे लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, इसके नीचे जो फेरिंग्स एंड लैरिंग्स है वो चला जाता है फोर्थ में, लैरिंग्स चला जाता है सिक्स्थ में। तो लैरिंग्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो सिक्स्थ आर्च बनाती है, फेरिंग्स का स्ट्रक्चर फोर्थ बनाती है, फेरिंग्स और पैलेट का। ठीक है, और थर्ड आर्च सिर्फ एक ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और स्टाइलोफेरिंजियल मसल को बनाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपको लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड, सॉरी ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड, एंड सेकंड आर्च से ग्रेटर कॉर्नर सॉरी लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड पे जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है वो आएगा, और फर्स्ट आर्च से आपका मैक्सिलर मैंडिबल। इस तरीके से पूरा फेरिंग्स और लैरिंग्स, मुंह मतलब ओरल कैविटी से लेके फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये किससे बनेगा, यही हमें फेरिंजियल आर्च वाले टॉपिक में पढ़ना है। अब हम इसमें सारा पढ़ेंगे फेरिंजियल आर्च के डेवलपमेंट, मतलब फेरिंजियल आर्च से क्या क्या बनता है, फेरिंजियल क्लेफ्ट से क्या क्या बनता है, फेरिंजियल पाउच से क्या क्या बनता है, फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च से क्या क्या बनता है, इनके इनमें जो एक्सेप्शंस हैं उनसे क्या क्या बनता है, जिसमें बहुत क्वेश्चन आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ना है, इसलिए ये टॉपिक हम कर लेंगे। बट उसका एक बेसिक आइडिया बता दिया कि हमें ये देखना है हमारे माउथ से लेके हमारे स्टर्नम तक कौन से एरिया में क्या बन रहा है। ठीक है, जो जितना ऊपर है वो उतने ही ऊपर के स्ट्रक्चर से बन रहा है। मैंडिबल तक फर्स्ट, मैंडिबल से लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड तक सेकंड, फिर ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड पे थर्ड, फिर जो फेरिंग्स है वो फिफ्थ, फोर्थ, और जो लैरिंग्स है वो सिक्स्थ। ये कॉमन नोशन है, लेकिन उसके बाद क्या, उनमें एक्सेप्शन क्या क्या है, वो सब हम कल पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया बच्चों सबको आज का लेक्चर? यस सर। तो कल हम ये कल फिर से क्लास होगी सेम 6 o'clock। कल हम ये फेरिंजियल आर्च का टॉपिक पढ़ेंगे, फेरिंजियल डेरिवेटिव ऑफ फेरिंजियल आर्च, और हो सकेगा तो टंग का डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा जो बेसिक एम्ब्रियोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम टिश्यूज पे जाएंगे, हिस्टोलॉजी पे और बोन पे जाएंगे फिर नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर सैटरडे को अगेन मैं टेस्ट लूंगा जो एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड पार्ट का। ठीक है।